Now motion moved. माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मान्यवर, मैं एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 ऑफ 2022 एंड एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 3 ऑफ 2022 के ऊपर मेरे विचार यहाँ रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, लोकतंत्र की मजा यही है कि सरकार चाहे किसी की भी बहुमत से बने, पर जब उनकी जवाबदेही की बात आती है तो सरकार की जवाबदेही रहती है सदन के प्रति, हमारी पार्लियामेंट के प्रति। और हमारे संविधान में भी आर्टिकल 114 एंड आर्टिकल 115 में बहुत बड़े अच्छे से यह बात रखी गई है कि अगर सरकार को एक पैनी खर्च भी करना हो या बजट के बाहर अगर आपने कुछ खर्च कर लिया है और उसकी सब्सिडरी डिमांड लेके भी आना है तो हाउस के पास आना होगा और उसी के बाद सरकार इसकी एक पैनी भी खर्च कर सकती है। ये लोकतंत्र की मजा है। मैं जब ये हमारे सामने कुछ चीजें आई हैं जो डिपार्टमेंट्स आज एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर वित्त मंत्री जी लेके आए हैं, उस डिपार्टमेंट की आई नो माई स्कोप इन व्हेन आई स्पीक ऑन एप्रोप्रिएशन बिल, बट विद इन माई स्कोप जो भी टेबल 2 एंड 3 में जो डिपार्टमेंट की जो बात रखी है मैं उन्हीं की बात करूंगा। मेरी कुछ बातें, वैसे तो मंत्री जी का नाम ही निर्मला जी है जो मूवर है इस बिल की, तो मैं बात कुछ कड़वी करूंगा। वो मंत्री जी के लिए भी होगी, सरकार के लिए भी होगी, पर आवाम के लिए वो फायदे की बात होगी। वही बात मैं एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर रखना चाहता हूं। वैसे मंत्री जी तो मूवर ऑफ द बिल, बहुत पढ़ी लिखी, जेएनयू पास आउट है और जेएनयू के लिए मुझे इतना सम्मान है कि वहां से निकले हुए कुछ अधिकारियों को भी मैं जानता हूं कि उसमें इंसानियत, सेक्युलरिज्म और मानवता बिल्कुल बरकरार रहती है। मंत्री जी ने वहां से शिक्षा भी ली है और एक संस्कारी, इंटेलिजेंट जेंटलमैन पति के रूप में भी जेएनयू से मिले हैं। मैं मंत्री जी को बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि मैं उनकी कुछ मजबूरियां भी समझता हूं। जिस सरकार में मंत्री को अपना पीए या पीएस चुनने का अधिकार नहीं हो, वहां निर्णय लेने का कितना होगा, वो भी एक सोचने वाली बात है। इसलिए मैं तो ज्यादातर उस सरकार की बात करना चाहता हूं जिस सरकार में ये चीजें हैं। मान्यवर, मैं एप्रोप्रिएशन बिल में, क्योंकि मैंने इस डिपार्टमेंट को एक स्टेट के अंदर एज ए फाइनेंस मिनिस्टर भी देखा है कि जब आप हाउस में जाते हो तो उस मेंबर के पास भी, क्योंकि अगर आप टेक्निकलिटी में उसको उलझ देंगे तो एक सदस्य के लिए बड़ा मुश्किल होता है उस बजट को समझना। मैं उस गुजरात से आ रहा हूं जिस गुजरात ने गांधी और सरदार का मॉडल दिया, जिस गुजरात के मावलंकर जी इस लोकसभा के प्रथम स्पीकर रहे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाज फ्रॉम गुजरात। और लेजिस्लेशन की बात करें या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस की बात करें तो गुजरात ने वो भी एक बढ़िया मॉडल, मावलंकर मॉडल गुजरात ने दिया। मैं आज के मॉडल की बात नहीं करता हूं, वो तो थोड़ा लोकतंत्र के लिए घातक मॉडल भी आया वहां से, मैं उसकी बात नहीं करता हूं। हाँ दिनेश भाई, तमें गुजराती છો એટલે સમજી શકો, બોલવું પડે। मैं ये नहीं, वो जब कह रहे हैं और मेरे गुजराती भाई है, मैं भी समझ सकता हूं सर। क्या वहां तो हालत ये है सर गुजरात में, जो हर रोज मेरे वहां से ले जाके मंत्री बनाना पड़ता है और कैडर बेस लोग उसकी पालकी लेके निकलते हैं, वो हालत है गुजरात में। मैं ये कहता हूं कि गुजरात में मावलंकर जी ने एक ट्रेनिंग ब्यूरो, मावलंकर ट्रेनिंग ब्यूरो भी रखा, जहां सिर्फ सदस्यों को नहीं, बिल को समझने के लिए या बजट को समझने के लिए या क्वेश्चन आवर्स को समझने के लिए सिर्फ मेंबर्स की ट्रेनिंग नहीं,
वहां मंत्रियों को भी ट्रेनिंग लेने जाने की कंपल्शन था, ये सरकार वहां पहले रखती थी। आखिरी 15 साल में वो परंपराएं भी ध्वंस हो गई है, वो मिट चुकी है। मैं आपके जरिए मंत्री जी से विनती करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीद वित्त मंत्री जी से है, इसलिए मैं उम्मीद करना चाहता हूं कि आप जब आपका फाइनेंस का बिजनेस, जब आपका बजट का बिजनेस आता है, तो मेंबर के लिए आप उस गुजरात के मावलंकर मॉडल को जरूर देखिए। वहां पे मेजर हेड, सब हेड, माइनर हेड, डिटेल हेड करके सारी बातों का डिसेक्शन करके जब मेंबर को व्हाइट पेपर बुक दी जाती है, जब आप डिमांड के लिए कोई मेंबर खड़ा होता है, या अप्रोप्रिएशन बिल हो, या हमारे वहां पूरक मांगनी कहते हैं, जिसे सप्लीमेंट्री डिमांड कहते हैं, जब लेके फिनांस मिनिस्टर जाता है हाउस में, तो एक फिनांस में एक्सपर्ट नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हुए नहीं है, पर जो गांव से आते हुए रिप्रेजेंटेटिव जिसके अंदर दिमाग तेज है, वो भी उसको खोल के देखेंगे। और अगर आप वहां पे ये भी प्रावधान है कि इफ देयर इज एनी न्यू आइटम जिसको आपने आज तक बजट में इंप्लीमेंट नहीं किया है, एंड इफ देयर इज अ न्यू आइटम, देन देयर इज अ प्रोविजन इन गुजरात दैट यू विल हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट इज द न्यू स्कीम, आपकी नई योजना क्या है जिसके लिए आप सदन में आए हो और आपको यहां से अप्रूवल मिल रहा है। मान्यवर, जब ये सदन हमारे आर्टिकल 114 या आर्टिकल 115 के तहत अप्रोप्रिएशन बिल को भी मंजूरी देता है, या बजट भी जब यहां से पास होता है, तो हमारे संविधान ने बहुत अच्छे प्रावधान किए हैं। और इसमें से एक सबसे अच्छा प्रावधान ये भी है, क्योंकि मेंबर खुद जाके डिपार्टमेंट का ऑडिट करना मेंबर के लिए संभव नहीं है। क्या लैक्यूना है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ है, वो ऑडिट कौन करेगा? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका ऑडिट करती है। और ये जब ऑडिट होता है, उस ऑडिट के बाद ये पता चलता है कि जो खर्च हो रहे वो सही हो रहे या नहीं। मैं आज उन्हीं डिपार्टमेंट्स की बात करूंगा जिसे माननीय वित्त मंत्री जी यहां लेके आए हैं। जो एप्रोप्रिएशन बिल 3 है, इसमें 1,58,356 करोड़ एंड 10 लाख आप इसके लिए लेके आए हो। और जो आपका एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 है, उसमें 5,204 करोड़ एंड ऑड आप लेके आए हो। और इसके आपने टेबल 2 एंड 3 में डिपार्टमेंट वाइज डिटेल दी है। उसमें से एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने इस डिपार्टमेंट का ऑडिट किया, और उसके रिपोर्ट नंबर 2 ऑफ 2021 में पारा 10.1 में साफ लिखा कि आपने जो सर्विसेज ली, आपका कानून है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, आपको टैक्स वहां से एट सोर्स डिडक्ट करना था। हर डिपार्टमेंट में, जहां तक मेरी थोड़ी छोटी समझ है उसके मुताबिक, फाइनेंशियल एडवाइजर भी रहते वहां पे, और एफए की ये जिम्मेवारी होती है कि व्हेन द पेमेंट इज मेड वेदर टीडीएस इज कट और नॉट। मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि इस डिपार्टमेंट ने क्रोर्स ऑफ रुपीस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स नहीं किया। इससे करोड़ों रुपया का नुकसान डिपार्टमेंट का हुआ, सरकार की ट्रेजरी का हुआ। अगर वो आते, शायद आपको यहां रेवेन्यू में आपका इतना फायदा हो सकता था। किसी की जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब ऑडिट ने इसको पॉइंट आउट किया, ऑडिट ने जब इसको पॉइंट आउट किया, तब कुछ लोगों से तो आपने रिकवरी कर भी ली, पर ऐसे भी निकले कि जिसके पास से आप रिकवरी नहीं कर पाए हो, और वो पैसे आपके डूब गए हैं। यहां पे बात हुई है इस एप्रोप्रिएशन बिल में ट्रांसफर टू स्टेट्स। माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ ही दिन पहले कहा कि नहीं, सिर्फ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट्स नहीं, और स्टेट्स को भी हमने
जीएसटी के वो पैसे नहीं दिए हैं। तो भैया मैं 2019 में वित्त मंत्री जी ने जो अपनी यूट्यूब पे अपना यहां दिया हुआ अप्रोप्रिएशन बिल पे भाषण लगाया है, उसको मैं सुन रहा था और बार बार वित्त मंत्री जी ने ऑन 12 दिसंबर 2019 इसी हाउस में ये कहा था कि जीएसटी इज अ ट्रस्ट डीड, इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, कोई चिंता ना करे, पूरा पैसा हम देंगे। क्या हुआ? आपके खुद के आंकड़े महाराष्ट्र में ज्यादा है, आप कहते हो कि वहां दिए भी ज्यादा तो ज्यादा, बाकी ऐसा नहीं हो सकता है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अब दीजिए, और अगर आपके पास स्टेट का वो शेयर देने का पैसा नहीं है तो इस सदन में हम बैठ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम नया पार्लियामेंट बनाएं और स्टेट के अधिकार के पैसे हम ना दें। अगर हमारे पास पैसे नहीं है और हम अगर रेलवे में कोई बुजुर्ग या कोई पत्रकार या किसी हैंडीकैप के लिए स्पेशल कंसेशन देते हो बंद करते हैं, क्योंकि कोरोना में फाइनेंशियल तकलीफें हैं, हमारी अर्थतंत्र घबराया हुआ है, इसलिए ये बंद कर देंगे और करोड़ों रुपया का विस्तार प्रोजेक्ट हम रोक नहीं सकते हैं। क्या ये हुआ? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जीएसटी में आपने खुद ने कानून बनाया, आपके कानून ने कहा जीएसटी में कि अगर 2014-15 अगर मैं नहीं भूलता हूं तो उसके कंपैरिजन में आपको जो 14% इंक्रीज के साथ आपको जो पैसा मिलना चाहिए, सपोज वो आपको नहीं मिलेगा, देन डोंट वरी, हम भारत सरकार आपको नुकसान जाएगा वो हम दे देंगे। ये ट्रस्ट दिया आपने, ये कानून बनाया आपने, ये आपने कहा काउंसिल में, और उसके साथ साथ आपने कहा कि अगर इस पैसों के लिए हमारी जरूरत होगी तो हम कहां से लाएंगे। यू सिलेक्टेड द सेक्टर्स कि इसके ऊपर हम सेस लगाएंगे। अगर आप कोई टैक्स लगाते हो तो राज्यों का उसमें हिस्सा लगता है, पर जब आप सेस लगा देते हो तो राज्यों को ठन गोपाल, उसे कुछ नहीं मिलता है। वो सारे पैसे आपके पास आते हैं, वो सारे पैसे आपके पास आते हैं, और उसके लिए कानून में प्रावधान हुआ कि सेस से जो भी पैसा जीएसटी का आएगा वो कंसोलिडेटेड फंड में नहीं पड़ा रहेगा, उसके लिए सेपरेट अकाउंट होगा और उसी सेपरेट अकाउंट में से स्टेट्स को जाएगा, और अगर किसी स्टेट्स को नुकसान नहीं हुआ और बैलेंस बचता है तो उसकी भी फॉर्मूला कानून के तहत बनी कि इस पैसे से आप स्टेट को किस तरह से बंटवारा करोगे। आप ट्रस्ट की बात करते हो, ये भी मेरी बात होती तब तो ये कहते कि ऑपोजिशन वाले मनगढ़ंत कहानियां कहां से लेके आते हैं। ये मेरी बात नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट ऑडिट एजेंसी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कहा कि आपका कानून कहता है कि जीएसटी नुकसान के लिए जो सेस आएगी वो सेपरेट अकाउंट में रहनी चाहिए, वो सेपरेट अकाउंट में आपने नहीं रखी है और आपने इसको अपने अकाउंट में डाला है, ये गलत है। ये क्रोर्स ऑफ रुपीस आपको पॉइंट आउट किया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्यों ऐसा होता है? अगर आपकी सरकार की मंशा नहीं और ये किसी ने गलती कर दी तो उसको पनिश करके इस हाउस को आप जवाब दीजिए कि ये गलती हुई थी। आपने इस ऑडिट पारा को डिनाई नहीं किया है, मैं ये भी जानता हूं। मैंने स्टेट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पे काम किया है। कभी पारा बन जाता है बट देयर आफ्टर डिपार्टमेंट सेटिस्फाइज द ऑडिट कि हां आपने ये पारा किया था, आपका हाफ मार्जिन पारा, ये हमारा रिप्लाई, आइए बैठिए, ऑडिट सेटिस्फाइड होता है, पारा निकल जाता है। बट जहां डिपार्टमेंट मानता है कि हां ये बात सही है, गलती है, वहां वो एडमिट करते हैं, दिस इज अ एडमिटेड पारा। ये आपने ये स्वीकार किया था कि क्रोर्स ऑफ रुपीस सेपरेट अकाउंट में नहीं रखे
और हमने हमारे में डाल दिए थे, ये कोई छोटी मोटी गलती मान के ऐसे ही हम नहीं कर सकते। माननीय उपसभापति महोदय, यहाँ पे डिफेंस की बात आई है। एप्रोप्रिएशन बिल में आप डिफेंस के लिए कुछ और पैसों की बात भी करो। ये पूरा हाउस जय जवान जय किसान लोगों के हित की बात होगी, हम आपको समर्थन करेंगे। आज का वक्त ऐसा है, आप चाहे माने या न माने, आप तो चाहे ये भी कह दोगे यहां कोई नहीं आया है, यहां ना कोई गया है, पर एक पार्लियामेंट के आपके पार्टी के मेंबर कहते हैं कि यहां से हमारे लोगों को उठा के जाते हैं, हमारे वहां रोड बना ली है, हमारे वहां ब्रिज बना लिया है, और वो रूलिंग पार्टी के एक स्टेट के प्रेसिडेंट है, लोकसभा के सीनियर मेंबर है, वो जब कहते हैं तो हम सबकी चिंता है। आप लड़िए चाइना के साथ, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री जी सरहद पे होंगे तो हम भी सरहद पे होंगे, हम जुमले नहीं देंगे। मरना होगा तो साथ मरेंगे, राष्ट्र के लिए मरेंगे। पर ऐसी बातें क्यों करते हो कि जिससे हमारे जो फौज के जवान वहां पे लड़ रहे हैं उनके मनोबल को कहीं दिक्कत आती है। आप करिए उसके लिए। मैं इसमें भी माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय उपसभापति महोदय, आपके जरिए गुजारिश करना चाहूंगा कि आप रिपोर्ट नंबर 16 ऑफ 2019 जो सीएजी का रिपोर्ट है, उसका चैप्टर 2 प्रोवाइजिंग प्रोक्योरमेंट एंड इश्यूज ऑफ हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग इक्विपमेंट रेशन एंड हाउसिंग, इस ऑडिट के इस चैप्टर को आप जरूर पढ़िए। कितनी ज्यादा दिक्कतें उस जवान के लिए। आप स्लीपिंग बेड्स की क्वालिटी नहीं ठीक है, जिसको -20 डिग्री में जाके सोना है। उस जवान के जूते की जो डेट एक्सपायरी है वो एक्सपायरी डेट हो गई है, और ऑडिट जाके वहां ढूंढ के बताता है कि आपका ये ठीक नहीं है। आपने एक साइंटिफिक वे में राशन तय किया है उस जवान के लिए वहां, अगर वो हम नहीं पहुंचा सकते हैं, मुझे वित्त मंत्री जी से मैं आपके जरिए गुजारिश करता हूं, इसे पॉलिटिकली ना ले, इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इस राष्ट्र की हित के नाते लेके हमारे उन जवानों के लिए जो भी करना पड़े आप करिए, जितना भी पैसा खर्च करना पड़े करिए, पर उसमें लीकेजेस ना हो, उसमें एक्सपायरी डेट वाला मटेरियल वहां तक ना पहुंचे, वो आप सुनिश्चित करें, ये मैं जरूर आपसे गुजारिश करता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, हमारी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, इसकी कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं। हम कमिटीज में काम करते हैं, उन कमिटीज के अंदर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती है, वी आर अबव द पार्टी पॉलिटिक्स, और वहां इन कैमरा हम काम करते हैं, ना मीडिया होता है, ना लाइव दिखाया जाता है कि हमें कोई पार्टी की बात करना होता है। वी वर्क एज ए टीम, चाहे बीजेपी से मेंबर हो, चाहे एनडीए से हो, चाहे यूपीए से हो, चाहे विरोधी दल से हो या सत्ताधारी दल से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी वर्क एज ए टीम। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जब आप एप्रोप्रिएशन बिल में हेल्थ डिपार्टमेंट की, आयुष की, इनकी बात लेके आए, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राम गोपाल यादव बाबू का कि उनकी अध्यक्षता में हेल्थ की जो कमेटी है, हमारी स्टैंडिंग कमेटी, उसने कोरोना के फर्स्ट वेव के बाद, अब जब उस डिपार्टमेंट ने आपके बजट से बाहर खर्चा किया है, उस एप्रोप्रिएशन बिल में उसकी सब्सिडरी डिमांड हम मंजूर कर रहे हैं, तो हमारा भी अधिकार है, और हमारा अधिकार हम वित्त मंत्री जी के जरिए, आपके जरिए वित्त मंत्री जी को पहुंचा के कहना चाहते हैं कि कम से कम उस डिपार्टमेंट को कहे तो सही कि पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट सिर्फ यहां टेबल करने के लिए नहीं बनाती है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट टू गो थ्रू दैट कमेटी रिपोर्ट एंड टू इंप्लीमेंट इट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट। और उस डिपार्टमेंट के मंत्री जी को भी, मैं आज कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं खुद एक डिपार्टमेंट का, बहुत सारे डिपार्टमेंट का एक मंत्री रहा, और उस दौरान में हर बार विधानसभा के अंदर कोई रिपोर्ट सबमिट होती थी, मैं खुद देख के उसका इंप्लीमेंटेशन करता था। उससे बहुत ज्ञान मिलता है, क्योंकि ये मेंबर्स
मंत्री तो हम में से कोई बनता है, पर वो महान आत्मा नहीं है। ये सभी आत्मा के जैसा वो भी एक आत्मा है। तो बहुत सारे आत्मा जब इकट्ठे होकर कोई ज्ञान देता है तो उसको लेना चाहिए। और उस हेल्थ कमेटी के उस रिपोर्ट में राम गोपाल यादव जी ने जो रिपोर्ट तैयार की, मैं उन कमेटी के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फर्स्ट वेव के बाद जो दिक्कतें आई, दैट कमिटी हैज कॉल्ड ऑल द एक्सपर्ट्स इन द कमिटी। सारे एक्सपर्ट्स को बुला के कमिटी ने घंटों तक सुना है और उसके बाद रिपोर्ट में लिखा था, 8 महीने पहले लिखा था कि साहब सेकेंड वेव आएगा, आपके पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, पर वो ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, आपके पास स्टोरेज फॉर ह्यूमन हेल्थ के लिए दे सको, ऐसे ऑक्सीजन का स्टोरेज और सिलेंडर पैदा करना है जो कुछ हफ्तों में हो सकता है, आप आज से कीजिए। उस कमिटी ने कहा था, डोंट एक्सपोर्ट मेडिसिन, डोंट एक्सपोर्ट वेंटिलेटर्स, यू मे नीड इन योर कंट्री। जरूरत पड़े तो बाहर से रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन मंगवा के रखो। काफी महीनों पहले उस कमिटी ने कहा था। उस कमिटी ने कहा था आईसीयू बेड की जरूरत पड़ेगी, आप आईसीयू बेड बनाइए, व्यवस्था कीजिए, दिक्कत आएगी। अगर वो कमिटी जिसने 6 महीने पहले आपको रिपोर्ट दी थी, आपने उसका अमल किया होता, ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक पंडित राजन साजन मिश्रा, बहुत बड़ा नाम, हमारा सबके लिए फक्र वाला नाम, उस पंडित राजन मिश्रा जी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, आईसीयू बेड की जरूरत पड़ी। पद्म अवॉर्डी वो दिल्ली में थे। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी, मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को गुजारिश की, हम उनको आईसीयू बेड नहीं दे पाए और वो चल बसे। एक हमारे लिए बड़े दर्द की बात है। और उसके बाद वाराणसी में आप 100 बेड की कोरोना हॉस्पिटल, पंडित राजन मिश्रा कोरोना हॉस्पिटल बनाते हो, पर बूंद से बिगड़ी होज से सुधर नहीं सकती है, मुझे कहना है। ये जो हालत किए, अगर वो कमेटी की रिपोर्ट आपने पढ़ ली होती, शायद वो पंडित राजन मिश्रा जी आज हमारे बीच होते। कई ऐसे गरीब मां के बेटे ना बेड मिलने पे, ना इंजेक्शन मिलने पे, ना उसको ऑक्सीजन मिलने पे चले जाते। अगर उस कमेटी की रिपोर्ट हम सही तरह से इंप्लीमेंट करते तो गुजरात में आज सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद कोरोना से मरने वालों का फिगर 1.5 लाख निकला। जो सरकार कह रही थी सर 10,000 मरे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1.5 लाख लोग, सरकार ने स्वीकार किया कि हां कोरोना से मरे, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स दिया, फॉर्म दिया, सरकार को मानना पड़ा कि 1.5 लाख सिर्फ गुजरात में कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है। मुझे कहना है, जब आप हाईवेज की बात करते हैं, हम नेशनल हाईवेज की बात करते हैं, मैं कल ही भावनगर से आ रहा था और सीधा सा रास्ता है। गांव के लोग कहते हैं कि साहब ये रास्ता बना हुआ है, नेशनल हाईवे बना रहे, इसको चौड़ा कर दे, हमारी जमीन एक बार तो हमने दी, दोबारा बार किसान कह रहे हैं हमारी जमीन चली जाएगी, थोड़ी सी अलाइनमेंट चेंज कर लो। क्या ऑफिसर्स का एरोगेंस इतना ज्यादा है कि वो बात ही ना सुने? हाँ, जम्मू कश्मीर कह रहे हैं इसका स्कोप नहीं है। मैं बोलता हूं उसके लिए कि वो जब आप सपोर्ट कर रहे थे, जो फिल्म बनी वो आपके काल में आप सपोर्ट कर रहे थे तब बनी थी, उसकी बात करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? मुझे स्कोप से बाहर वो ले जा रहे हैं साहब। सबसे ज्यादा पंडितों का पलायन वो सपोर्ट कर रहे थे, उनका नेता गवर्नर था तब हुआ, फिर क्यों बोल रहे हो आप? वो तो बोलना बहुत आसान है, बैठे बैठे इतिहास को तोड़ के रजू पेश कर लो, पर इतिहास बदल नहीं सकते हो। इतिहास सच्चाई है, वो है। मैं ये कह रहा था महोदय कि हिम्मतनगर से गांधीनगर के ओर आते हुए गांव के लोग ऐसे नेशनल हाईवे में फंसे हैं कि उसका हर व्यवहार इस ओर आना जाना पड़ता है और उस ओर, और टोल देना पड़ता है। रोड पूरी हो ही नहीं, आपने उसको सर्विस रोड देना आपकी जिम्मेवारी है, वो किया नहीं और टोल टैक्स शुरू हो गया है। तो जब ऐसे डिपार्टमेंट सब्सिडरी डिमांड लेके आते हैं तब जरूर ये हमारी डिमांड, हमारी ये मांग रहती है। डिपार्टमेंट है एक जो इसके अंदर आज आपकी एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर है। मैं उस डिपार्टमेंट की एक ही बात करता हूं, मैंने भी छोड़ दिया। जब प्रधानमंत्री जी
भाजपा के नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने अपील की कि जिसके पास व्यवस्था है वो सब्सिडी मित्रों छोड़े, क्योंकि गरीब को गैस कनेक्शन देना है। मैंने छोड़ दी, बहुत लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने देश के छोड़ दी। और उस गरीब ने एक बार सिलेंडर लिया, दूसरी बार उज्ज्वला का सिलेंडर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके दाम इतने हैं कि उसको आप फ्री नहीं दोगे तो उस उज्ज्वला की स्कीम का क्या। सिर्फ अपने पेट्रोल पंप के पास अपना एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा के उज्ज्वला में मैं धुआं फूंकने वाली मेरी बहनों की आंखें अच्छी हो गई। आपने कभी डेटा देखा? मैंने डेटा देखा है। चैलेंज करता हूं, जो एक बार उज्ज्वला का कनेक्शन लेता है वो सिलेंडर रिफिल करवाने के लिए जाने में उसको दिक्कत है। अगर हम सब्सिडी छोड़ी, आप मदद कीजिए, हम कहते हैं कि हम यूनानिमस आपकी वो डिमांड लेके आओगे उसको सपोर्ट करेंगे। उस गरीब को, उस जरूरतमंद को फ्री में गैस का सिलेंडर दीजिए, तभी वो धुआं मुक्त कर सकते हो आप, वरना तो सिर्फ पब्लिसिटी हो सकती है। इसका कोई फायदा हम नहीं दे सकते। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, उप सभापति महोदय जी, आपके जरिए ये अनुरोध करना चाहता हूं कि बजट एप्रोप्रिएशन बिल के जरिए जो आप सब्सिडरी डिमांड लेके आए हो, उसमें मैंने आपके सारे खर्चों को देखा। पहले जिसको प्लान बजट एंड नॉन प्लान बजट कहते थे, फिर हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चाहे कहते हैं। आप पैसा ऐसा खर्च कीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जहां से रोजगार भी पैदा हो, जहां से आने वाली पीढ़ियों को फायदा हो। वहां तो नहीं होता है। पब्लिसिटी के लिए हम खर्च कितना भी कर ले, हम ट्रेजरर है, जनता की ट्रेजरी के ट्रेजरर है हम जनता की ट्रेजरी के मालिक नहीं है। ये हमारे पसीने की कमाई नहीं है, ये उस गरीब ने भी मेहनत की है, उससे आई हुई टैक्स की कमाई है, और इसके ऊपर वैभव करने का हमें अधिकार नहीं है, इसके ऊपर मौज करने का हमें अधिकार नहीं है। गांधी जी गरीब के बेटे नहीं थे, बहुत बड़ी हवेली में पैदा हुए थे। गांधी जी की अफ्रीका में वकालत बहुत अच्छी चल रही थी, पैसे थे, पर दिल में गरीबियों के लिए भाव था, तो सिर्फ धोती पहन के थर्ड क्लास के डिब्बे में जा सकते हैं। और आज अगर कोई कहता है कि मैं गरीब का बेटा हूं, और वो अगर सीधे सामने हवाई जहाज खड़ा है, उसमें नहीं स्पेशल हवाई जहाज से ही जाऊंगा, तो वो भावना गरीब की नहीं हो सकती। गरीब की भावना तो वही होती है जो गांधी जी में थी। एक कोठी में, एक हवेली में पैदा हुए थे गांधी जी, पर दिल में गरीब का भाव था, तो वो धोती आ गई। अगर एक झोंपड़े में भी कोई पैदा हुआ है, पर दिल का भाव उसका बदल जाता है, और लाखों के सूट के अलावा वो रह नहीं सकता है, तो उसे गरीब नहीं कहा जा सकता। ये भाव होना चाहिए। प्लीज प्लीज मैंने कहा प्रधानमंत्री का नाम लिया, आप क्यों ले रहे हो? प्लीज, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं बड़ा पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बोलता हूँ। गोहिल जी, आप मैं जनरल बात करिए। आप प्रधानमंत्री को क्यों जोड़ रहे हो उसमें? गोहिल जी, आप चेयर पर लिखा प्रधानमंत्री, आपस में बात न करते हो। मिस्टर गोहिल, मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे गुजरात के प्रधानमंत्री आपस में बात ना करें, जोड़ देते हैं। आपस में बात करें प्लीज। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ प्लीज। प्लीज नहीं, रनिंग कमेंट्री का जवाब मंत्री जी ना बोले, तो मेरी लाइन पे। माननीय मिस्टर गोहिल, प्लीज प्लीज, मैं प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं आप बोल। मैं गांधी जी को प्यार करता हूं, इसमें अगर प्लीज। किसी को दिक्कत है, मैं गांधी जी को प्यार करता हूं, इसमें किसी को दिक्कत है। आपका समय 2 मिनट है, प्लीज आप देखें। 2 मिनट में मेरी बात आप खत्म करें प्लीज। मैंने कहा, जैसे वित्त मंत्री जी, आपसे बहुत उम्मीद है, और मैं करीबी से जानता हूं, मैंने उनके साथ बहुत डिबेट पहले टीवी के ऊपर भी की हुई है, इसलिए जिनसे उम्मीद होती है उनसे कहा। उनके लिमिटेशंस मैंने पहले ही कहा, मैं समझ सकता हूं, पर जहां जितना हो सकता है वहां करने की आवश्यकता है। आपकी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, आप जो चाणक्य जी ने कहा था कि आपका प्रशासन का
सोर्स टू कलेक्ट रेवेन्यू क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि आपका रेवेन्यू का सोर्स आपको कमंडल की तरह होना चाहिए, ऐसे डालो फटाक से भर जाएगा, पर जब देने की बारी आई तो एक छोटी कटोरी में वो परोस सकता है। उसी तरह आप टैक्स लेना है, उन बड़े मगरमच्छों से फटाक से ले लीजिए, पर गरीब को बख्श दीजिए, और देने की नौबत आती है उन बड़े मगरमच्छों को देने की जरूरत नहीं। आप देने की बात आती है तो आखिर में, और मैं फिर से कहता हूं कि आपकी जहां पढ़ाई हुई है, आपकी जहां शिक्षा हुई है, उसको लेके भी मुझे बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को जेएनयू पास आउट को देखा है कि दे राइज टू द ओकेजन। जब जरूरत पड़ती है उनकी आत्मा आवाज उठाती है। मैंने गुजरात में ऐसे आईएएस, ऐसे आईपीएस अफसर्स भी देखे हैं जो ऐसे मौके पे जो जेएनयू पास आउट है ऐसा काम करते हैं। तो आपका भी मनोज जाजी भी खड़े होते हैं, करते हैं, जेएनयू पास आउट है, जानते हैं, इसीलिए तो आप ऐसा अच्छा बोलते हैं आपस में। मैं जी बिहार से ज्ञान आए तो मैं कैसे मुंह मोड़ सकता हूं। तो मैं मेरा ज्यादा वक्त ना लेते हुए इन जो अप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर, जो दोनों बिल के ऊपर मैंने कुछ बातें रखी हैं। मेरा कोई निजी अटैक नहीं, पर निजी विश्वास वित्त मंत्री जी के ऊपर है कि इसको पॉजिटिव लेके, खास करके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स को हर डिपार्टमेंट देखे, हर डिपार्टमेंट का मंत्री देखे। पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई रिपोर्ट आता है तो हर मंत्री देखे, हर डिपार्टमेंट देखे, और इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, और जहां कोई चूक करता है उन्हें पनिशमेंट मिले। बड़े बड़े मगरमच्छों को टैक्स के दायरे में ज्यादा लाइए। एक मिडिल क्लास है, गरीब है, वो सिर्फ भारत सरकार की ट्रेजरी को नहीं, कोरोना ने हर उस बहन की रसोई के बजट को डिस्टर्ब किया है। मैं समझ सकता हूं आपको बजट बनाने में दिक्कत हुई होगी, क्योंकि आपकी मुश्किलें, पर आपके पास तो सोर्स था कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा क्रूड सस्ता हो गया, आप अपना टैक्स बढ़ा के वहां से पैसे ले सकते थे, पर गरीब के घर में रहने वाली उस रसोई बनाने वाली मेरी बहन का बजट बिगड़ा, उसे ठीक करने का वक्त नहीं था। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद माननीय गोहिल जी। माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी, माननीय शिव प्रताप शुक्ल, माननीय शिव प्रताप शुक्ल। धन्यवाद मानवर।